हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 18 मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये दोनों ही जो चैप्टर्स हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे हुए हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरी कल्पना का आदर्श समाज शीर्षक में लेखक ने पूर्व शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के वर्णित समस्या जाति प्रथा से उत्पन्न कुप्रभाव के उपाय या निदान प्रस्तुत किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट था, तो उसमें प्रॉब्लम बताई गई थी कि क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। श्रम विभाजन जो होता है वो जाति के आधार पर किया जाता है, तो इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, हमारे समाज को किस किस परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है, प्रॉब्लम जो है उसमें बताया गया था। तो इस जो वीडियो है, इस जो चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका क्या क्या निदान है, यानी कि क्या क्या उपाय हैं जिससे हम उन्हें कम किया कर सकते हैं और बहुत हद तक खत्म भी कर सकते हैं। लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होता है। तो जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कहना चाहते हैं कि हमने पढ़ा था कि भाईचारे पर, समानता पर हमारा जो नया वाला गांव है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, वो स्थिर उस पे आधारित होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे लेखक के अनुसार, लेखक का ऐसा मानना है, उन्होंने ऐसी कल्पना की है जो गांव की, वो गांव होगा एक आदर्श समाज होगा, एक जो स्वतंत्रता पर, समानता यानी कि बराबर पर, और भ्रातृता यानी कि भाईचारे पर आधारित होगा। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। यहाँ कोई बेड़ियों वाली स्वतंत्रता नहीं है और ना ही वो अंग्रेजों वाली स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता इस बात की कि हम अपनी मर्जी का कार्य कर सकें, हम अपनी मर्जी का व्यवसाय खुद चुन सकें। जैसे पहले के जमाने में होता था कि लोग को जिस जाति में जन्म ले लिए उसी जाति में उन्हें वही कार्य करना पड़ता था। जैसे लोहार है तो लोहा का काम करेगा, कुम्हार है तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करता था। लेकिन उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की थी उसमें ये जो स्वतंत्रता है ये होनी चाहिए, जिसमें अरुचि और व्यवस्था का स्थान नहीं हो, जिसमें इंसान अपनी अरुचि के होते हुए भी वो अपना कार्य को छोड़ ना सके, ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और व्यवस्था में कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वो कोई काम नहीं मिल रहा तो विवश होकर वो ये कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वाधीनता का अर्थ है केवल गम नाम की स्वाधीनता नहीं। तो स्वाधीनता का अर्थ सिर्फ नाम की स्वाधीनता नहीं होती है, उसके लिए जीवन में शारीरिक सुरक्षा जीवन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। तो उनकी जो शारीरिक सुरक्षा है या फिर मानसिक जो विचार है, ये एक सीमित नहीं होने चाहिए, इनका दायरा कोई सीमित नहीं होना चाहिए, ये बहुत व्यापक होने चाहिए। भाईचारे के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जीवन में आबाद संपर्क अनेक साधन व अवसर उपलब्ध हो। तो भाईचारे, जो समाज में भाईचारा होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि वो खुद मिल सकें और उन दोनों में भाईचारे बढ़े, लोगों में मित्रता की भावना बढ़े, शत्रुता ना बढ़े, छल कपट ना रहे, उसका जगह प्रेम और व्यवहार, अच्छा व्यवहार उसकी जगह ले लें। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का मिश्रण ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो जिस प्रकार दूध और पानी का मिश्रण हो जाता है तो पता अलग नहीं किया जा सकता है, पता नहीं चल पाता है कि कौन कितना दूध है और कितना पानी है, उसी प्रकार भाईचारे का मिश्रण ही, उसका ही दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में भाई सब एक दूसरे को भाई समझते हैं, उनके समान अच्छे जैसा व्यवहार किया जाता है। सामूहिक जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज में मिले जुले अनुभव प्रदान आदान प्रदान हो सके। चर्चा ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे से मिले जुले अनुभव को साझा कर सकें। उनके मन में कोई बात आती है तो वो बेझिझक, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी शंका के, संकोच के दूसरों को बता सके, या फिर उन्हें किसी भी चीज़ का लाभ हो तो वो दूसरे भी उसका लाभ उठा सके। या फिर बहुत सारे लोगों के मन में आप देखे होंगे ऐसा होता है कि उन्हें कोई चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है तो वो अपने आप में बचा के रखते हैं, सोचते हैं सारा खुद ही ले लें। तो ये सब जो है वो आदर्श समाज की निशानी नहीं होती है। तो ऐसे उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उनके कहने का मतलब था कि मिले जुले अनुभव का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ी खुशी मिल रही है तो मुझे दो, और मुझे थोड़ा सा गम मिल रहा है तो मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा होता है आदर्श समाज। इस अंश में लेखक समानता के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इस अंश में लेखक ने समानता में भी अधिक जोर दिया है कि लोगों में समानता बनी रहनी चाहिए। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और व्यक्ति को अपने प्रयत्न। तो
मनुष्य की क्षमता है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहले तो उसका शारीरिक वंश परंपरा, वो किस कुल, किस खानदान में जन्म लिया है, और दूसरा उसका सामाजिक उत्तराधिकार, किस तरह का उसका उत्तराधिकार, मतलब कि उसमें क्या उसकी जगह है समाज में उसको किस दृष्टि से देखा जाता है, उसका अपना उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसका नेचर, बिहेवियर सब कुछ आ जाएगा। और तीसरा है जो व्यक्ति के अपने प्रयत्न, जो वो अपने आप के लिए क्या कर रहा है, खुद को स्थान देने में, समाज में खुद की जगह बनाने के लिए वो क्या कर रहा है। प्रति से व्यक्ति की भिन्नता इन बातों पर निर्भर करती है। तो जो इंसान अपने लिए सबसे मेन जो चीज़ होता है, वो इंसान खुद को दूसरों की नज़र में अच्छा बनाने के लिए उसने क्या-क्या प्रयत्न किए हैं, अपनी लाइफ़ को सुधारने के लिए उसने क्या-क्या प्रयत्न किए हैं, इन बातों पर निर्भर करती है व्यक्ति की क्षमता। इनमें से प्रथम 2 बातें व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, जो व्यक्ति अपने जन्म पर आधारित होती हैं। तो जो पहला और दूसरा है, वंश परंपरा और उत्तराधिकार, ये तो उन्हें जन्म से ही प्राप्त रहती हैं, लेकिन जो तीसरा होता है वो उसे खुद कमाना पड़ता है। लेकिन तीसरी बात व्यक्ति के प्रयत्न, उसके कर्मों पर आधारित होती है, लेकिन जो थर्ड पार्ट रहता है वो उसे खुद कमाना पड़ता है। उसने अपनी लाइफ को बनाने में, सुधारने में, समाज में अपनी जगह बनाने में क्या-क्या एफर्ट्स डाले हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में जिसके पास पहली 2 संपदाएँ हैं, वो तीसरा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो समाज है, हमारा जो इंडियन कल्चर, जो इंडियन हमारा समाज है, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जिसके पास पहली और दूसरी जो संपदाएँ हैं, यानी कि उसके पास वंश परंपरा और उत्तराधिकार है, तो उसे तीसरी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुविधा संपन्न लोग हर दशा में उन लोगों के आगे रहते हैं जिनके पास शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक अधिकार की शक्ति है। वे लोग हमेशा आगे ही रहते हैं, कितने भी लोग खुद को अपने आप बना लें, लेकिन जो वंश चलते आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छे कुल का है, तो ये हमेशा अच्छे कुल का ही रहेगा, चाहे कोई दूसरा अपने अपने कितने भी एफर्ट्स डाले, खुद को कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन जो वंशज अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। हमेशा ऐसा मान्यता है कि उसके पीढ़ी से अगर सारे लोग अच्छे आ रहे हैं, उसके सारे वंशज अच्छे रहे हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी अच्छी होगी, ऐसा लोगों का माइंडसेट बन चुका है। आरंभ से दबे कुचले लोग समाज के लिए तभी उपयोगी हो सकते हैं यदि उन्हें समाज के अन्य सदस्यों की भांति समान अवसर और समान व्यवहार के उपलब्ध कराएं। तो जो स्टार्टिंग से दबे हुए लोग हैं, स्टार्टिंग से जो कुचले जाते रहे हैं, उन्हें भी और जैसे जिनके पास पहले से ही ये सारी मान्यताएं, जिसके पास पहले से ही परंपराएं, वंश परंपराएं, सब कुछ प्राप्त हैं, उनके बराबर माना जा सकता है। अगर तभी माना जा सकता है जब उनके साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर प्राप्त कराए जाएं, तो वो भी इनके बराबर हो सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है। एक राजनीतिज्ञ सबके साथ राजनीतिक व्यवस्था के कारण समान व्यवहार करता है। तो एक राजनीतिज्ञ जो होता है, वो व्यवस्था होती है उसको कि अगर वो समान व्यवहार नहीं करेगा तो वो हार सकता है, अपना चुनाव हार जाएगा, अपना इलेक्शन पार्ट सब कुछ हार सकता है। इसलिए वो व्यवस्था के कारण समान व्यवहार उसको करना पड़ता है। भले ही लोग उसके लिए समान नहीं होते, तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसके लिए समान नहीं है, लेकिन उसको उसकी व्यवस्था जो है वो उसको समानता एक तरह एक नज़र से देखने के लिए व्यवस्था कर देती है। क्योंकि उसके लिए वर्गीकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो वर्गीकरण कर देगा तो उसके लिए ही, मतलब उसके खुद के लिए, स्वयं के लिए हानि हो जाएगी। इस प्रकार समता एक काल्पनिक जगत की वस्तु होते हुए भी एक व्यवहारिक सिद्धांत बन जा रहा है। तो इस प्रकार समता यानी कि समानता जो है वो एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, इमेजिनेशन वर्ल्ड की वस्तु है, लेकिन फिर भी वो एक व्यवहारिक सिद्धांत बन जा रही है, कभी कभी मजबूरी के कारण, तो कभी व्यवस्था के कारण, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेनली इस पार्ट में हमें ये बताया गया है कि हमें जो है एक आदर्श समाज व्यवहार पे, विचार पे, भाईचारे पे, समानता पे और स्वतंत्रता पे ही निर्भर करता है। उसमें अपने कार्य को चुनने की समानता होनी चाहिए, सब कुछ, हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे और बड़े लोगों को मिलती है, वैसे ही नीचे जो कुचले उतना ही समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो बस इस पार्ट में यही था, हम इस पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि पहले जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम बताई गई है कि क्या प्रॉब्लम है, और सेकेंड पार्ट में सॉल्यूशन बताया गया है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो बताया गया है कि किस प्रकार का हमारा समाज होना चाहिए, हम एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस प्रकार लोगों को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त कराया जाना चाहिए। तो यही है चैप्टर। इस चैप्टर को अगर हम लोग डीपली पढ़ें तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, उसके साथ साथ ये वीडियो देख लेना, आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। जिस आप लोग को बस डीपली एक बार खुद एक बार पढ़ना भी चैप्टर, एक बार सोशली एक बार रिलेट करके देखना है कि हाँ, क्या हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, और आप लोग हर चीज़ को सोशली रिलेट करते हो ना, तो आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो उसके चलो, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया।
तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं और इसके सारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अब उसकी सीरीज़ में ले आऊँगी। सब कुछ MCQ, PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं भी आप लोग को सपोर्ट करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।